तो स्वागत है आप सभी का आईसीएसई रैंकर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, जानेंगे कि फोर्स होता क्या है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम फोर्स देखते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि व्हाट इज फोर्स। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक फोर्स को पूरा डिफाइन करने वाली कोई डेफिनेशन नहीं आई है, इसलिए देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। पर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बट क्या ये एक्चुअली में फोर्स को पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाती है? तो इसका आंसर है नहीं। ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि फोर्स क्या होता है, क्योंकि जब भी हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमारे मन में केवल एक ही फोटो आती है, वो है पिक्चर नंबर 1 कि कोई आदमी ब्लॉक को पुश कर रहा है और कोई आदमी ब्लॉक को पुल कर रहा है। लेकिन क्या केवल फोर्स यही होती है? क्या फोर्स वो नहीं होती जब हम किसी क्लॉथ को ट्विस्ट करते हैं? जी हाँ, फोर्स तब भी होती है जब हम किसी को ट्विस्ट कर रहे होते हैं, और फोर्स तब भी होती है जब हम कोई वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पिक्चर नंबर 3 ने डिपिक्ट किया है कि बॉडी बिल्डर इज लिफ्टिंग वेट्स। इसका मतलब जब हम वेट लिफ्ट करते हैं तो वो भी फोर्स होती है। लेकिन ये डेफिनेशन इन दो को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं पाती है। इसका मतलब दिस डेफिनेशन इज नॉट वैलिड नाउ। अब हमें कोई दूसरी डेफिनेशन चाहिए फोर्स की। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ज्यादा बच्चों को पता भी होगा कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, तो वो होती है डाइन। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमने कहा कि फोर्स की जो हम लोगों ने पहले से डेफिनेशन पढ़ी है वो अब इनवैलिड है। तो फोर्स की अब अगर हम क्या समझे फोर्स को, तो उसके लिए हम डिफाइन क्या करें फोर्स को। So, to define force, हम लिखेंगे force is an external agent capable of changing the state मतलब rest या फिर motion और shape of any body। rest में से motion कैसे कर लेती है कि अगर कोई बॉल रखी हो और हम उसे अगर किक कर दें तो वो मोशन में आ जाती है, और वही किक करी हुई बॉल अगर कोई कैच कर ले तो वो कहाँ आ जाती है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब पॉइंट नंबर 2 आता है। अब पॉइंट नंबर 2 डेफिनेशन में तो कहीं नहीं है, लेकिन फोर्स की अंडरस्टैंडिंग में हमें बहुत मदद करता है। ये पॉइंट हमें बताता है कि दैट वी कैन नॉट सी द फोर्स बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट्स। कि हम फोर्स को नहीं देख सकते, पर फोर्स जो इफेक्ट डालती है किसी बॉडी पे, किसी पर्सन पे, वो हम जरूर देख सकते हैं। तो इससे हमें पिक्चर 1 से एक्सप्लेन होगा कि फोर्स क्यों नहीं दिखती है। अब आप पिक्चर 1 में देखिए, इस बॉक्सर ने एक पंच लैंड किया है इसके फेस पे। अब जो पंचिंग फोर्स थी वो तो हमें नहीं दिखी, लेकिन इसके चेहरे पे जो इम्पैक्ट या फिर जो इफेक्ट पड़ा है जिससे इसके चेहरे पे ब्लड आने लगा है, ये इम्पैक्ट या इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि जब आप देखते हैं दो कार्स कोलाइड करती हैं, तो आपको ये नहीं पता होता है कि वो किस फोर्स से कोलाइड करती हैं, लेकिन जब आप बाद में देखते हैं कि जब वो ब्रेक हो चुकी होती हैं, टूट गई होती हैं, तो आपको उसका इफेक्ट दिखाई देता है। देयरफॉर ये अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा कि वी कैन नॉट सी द फोर्स बट वी कैन ट्रूली और एक्चुअली सी इट्स इफेक्ट्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जिन लोगों को नहीं पता है व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटीज लिखी कैसे जाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज लिखी जाती हैं बाय एन एरो, सो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स के आगे अगर ऊपर एरो लगा देंगे तो वो बन जाएगा दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स। नाउ अब अगर हमको वेलोसिटी लिखनी होगी ऐसे ही, तो हम v के ऊपर एरो लगा देंगे और कहेंगे वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। अब नाउ डिस्प्लेसमेंट, अगर हम d के ऊपर या हम इसको s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर s के ऊपर एरो लगा देंगे तो ये मीन करेगा कि दैट दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये हो गई वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरे टाइप की क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सो स्केलर क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे हमारी हो गई स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब हमने कभी स्पीड के ऊपर एरो नहीं लगाते, क्योंकि हम स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड कि कितनी तेज जा रही है ये मेजर करते हैं, ये मेजर नहीं करते
कि बॉडी कहाँ जा रही है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड में हम केवल ये मेजर करते हैं कि बॉडी कितनी दूर चली है, लेकिन ये कभी मेजर नहीं करते कि किस डायरेक्शन में वो बॉडी चली है। तो मुझे लगता है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि फोर्स एक्चुअली में कहते किसे हैं। अब आ जाते हैं जब हम फोर्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो अब हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप्स की फोर्स होती हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट बैलेंस फोर्स एंड सेकंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होती हैं? इफ द रिजल्टेंट मतलब नेट या फिर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस of all forces acting on a body is zero, then it is called balanced force. Ab now unbalanced force. If the resultant or the sum of all the forces acting on a body is non-zero, means not equal to zero, then it is called a balanced force. Sorry, unbalanced force. अब balanced force में एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि balanced force cannot change the state of a body. अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रही है तो उसकी स्टेट कभी नहीं चेंज हो सकती। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। बट अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट ऑफ अ बॉडी मतलब रेस्ट से मोशन में ले आ सकती हैं और मोशन से डायरेक्ट रेस्ट पे भी ले जा सकती हैं। अब रेस्ट से मोशन ऐसे ले आ सकती हैं जैसे अगर ये बॉल है और आपने अगर इसे किक कर दिया तो ये बॉल पहले तो रेस्ट पे थी लेकिन किक करने के बाद मोशन पे आ गई। अब इस बॉल जब जाएगी और किसी ने इसे रोक लिया बाय अप्लाइंग फोर्स तो वो कहाँ जाएगी? फिर से बॉडी रुक जाएगी और बॉल कहाँ जाएगी? रेस्ट पे। अब आते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस में। अब पिक्चर नंबर 1 इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। अब ये बॉल है, इसके सेंटर से लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जो ग्राउंड है इसका लगा रहा है फोर्स ऑफ रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ नॉर्मल। तो ये बॉडी रेस्ट पे ही है। अब ये बॉडी मोशन के स्टेट में नहीं आ सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं दैट बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब हम देखते हैं अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे अगर हम माने कोई कार है जो वेलोसिटी v से चल रही है तो उसके बाद v से चलते 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 वो रुक नहीं जाएगी अपने आप, वो चलती रहेगी। इससे हमें एक और पॉइंट पता चलता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में कि दैट बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी is equal to 0 और नॉन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगी? जब रेस्ट का स्टेट होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगी जब मोशन का स्टेट होगा, लेकिन एक्सेलरेशन 0 दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स में। तो अनबैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है और जो वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे अगर हम बॉल को किक करें तो उसके बाद बॉल वेरिएबल एक्सेलरेशन से आती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एक्सेलरेशन से जाएगी और जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी 0 के इक्वल नहीं होगी। जब हम बॉल को किक करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही चीजें होंगी। मुझे लगता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं और अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। और ये जो मैंने येलो से लिखी हैं दो कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ जाती हैं कि एक्सप्लेन विच ऑफ द कंडीशन इज बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन और अनबैलेंस्ड फोर्स कंडीशन। अब एक और पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इट ट्रू दैट अ बॉडी मूव्स ड्यू टू फोर्स? क्या एक बॉडी फोर्स की वजह से मूव करती है? तो इसका आंसर होगा नो, अ बॉडी डज नॉट मूव ड्यू टू फोर्स। हम कहेंगे कि बॉडी किस लिए मूव करती है? नेट फोर्स या फिर हम इसे ही कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स की वजह से मूव करती है। अब आप अगर इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो होगा, अगर आप अपनी फिंगर से अपने जो सामने रखी टेबल है उससे पुश करें,
पहले आराम से ज़्यादा दम नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे पुश करें, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएं तो वो टेबल नहीं मूव करती है। अब अगर हम पूरे हाथ से दम लगा के टेबल को पुश करें तो टेबल मूव कर जाती है। क्यों? फोर्स तो पहले भी लग रहा था, तो फोर्स पहले लग रहा था तो क्यों नहीं मूव कर रही थी टेबल? इसलिए नहीं मूव कर रही थी क्योंकि जब आप फिंगर से फोर्स लगा रहे थे तो वो फोर्स उतना नहीं था, जो नेट फोर्स था वो 0 था। लेकिन जब आपने पूरे हैंड से ज़्यादा फोर्स लगाया तो फोर्स या फिर कहें रिजल्टेंट नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसलिए बॉडी मूव करी। अब इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर में क्या है? दिस इज फोर्स बाय मैन। और जब भी कोई बॉडी किसी दो सरफेसेस के बीच में होती है या कहीं भी होती है तो उसमें प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो अगर केस 1 में कहें कि ये वही केस है जिसमें आपने अपनी एक फिंगर से पुश किया था, तो फिंगर से पुश करने पे टेबल नहीं हिली, इसका मतलब फोर्स बाय यू, और लिख सकते हैं फोर्स बाय मैन इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए बॉडी नहीं हिली। फिर उसके बाद अपने आपने हैंड से फोर्स लगाई और तभी फ्रिक्शन लग रहा था। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आई थी कि आपका अगर थोड़ा सा और फोर्स हो जाता तो टेबल मूव कर देती। तो इसलिए यहाँ पे भी यही कंडीशन होगी कि फोर्स बाय मैन इज इक्वल टू फोर्स बाय फ्रिक्शन, बट ये लिमिटिंग केस होगा तो हम इसे कहेंगे लिमिटिंग फोर्स, और इस फ्रिक्शन को भी हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्योंकि बॉडी एट रेस्ट है बट जस्ट अबाउट टू मूव है, कि अगर जो आपने फोर्स लगाई है ये 0.001% भी अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो अभी तो बॉडी एट रेस्ट है, पर अगर हमने थोड़ी सी भी फोर्स ज्यादा लगा दी तो बॉडी मूव कर जाएगी, इसलिए हम इसे कहते हैं लिमिटिंग फोर्स। और इसकी कंडीशन क्या होती है? फोर्स बाय यू और फोर्स बाय मैन इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है। अब आता है केस नंबर 3। इस केस में बॉडी मूव करती है। सो अगर बॉडी मूव कर रही है इसका मतलब फोर्स बाय मैन और फोर्स बाय फ्रिक्शन दोनों ही लग रहा है, बट हेयर फोर्स बाय मैन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा फोर्स बाय मैन माइनस फोर्स बाय फ्रिक्शन एंड इट विल बी नाउ नॉट इक्वल टू 0। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी मूव करेगी। और इससे हमें पता चलता है फोर्स तो तीनों ही केसेस में लग रही थी, लेकिन मूव एक ही केस में क्यों किया? क्योंकि नेट फोर्स केवल एक ही केस में नॉट इक्वल टू 0 आया। देयरफॉर इट इज false that a body moves due to force. It moves due to net force, or we can say it resultant force. अब हमें पता चल गया फोर्स किसे कहते हैं, उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आ गई है हमारे अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन पता कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप मेरे साथ लिखिए, फॉर फोर्स वी कैन चूज एनी direction to be positive or negative, but for ease we will use the sign convention. साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अभी हम मान लेते हैं साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं क्योंकि इससे आसानी रहेगी। इससे हम मानते हैं कि जो हम राइट साइड चलते हैं तो हम इसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव, और जब हम लेफ्ट साइड चलेंगे या लेफ्ट साइड फोर्स लगेगी तब हम उसको क्या मानेंगे? नेगेटिव। बट एक्चुअली में जहां बॉडी की टेंडेंसी टू मूव होती है हम उसके हिसाब से साइन लेते हैं। बट वी आर इन क्लास 10th, हमें न्यूमेरिकल लगाना है तो उसके लिए आसान यही होगा कि हम मान लें कि राइट साइड को हम पॉजिटिव लें और लेफ्ट साइड को नेगेटिव लें। सो इसी के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनकी डायरेक्शंस निकालेंगे। अब आपको एक चीज़ मुझे लगता है पता होगी, लेकिन तभी मैं बता देता हूँ कि जब हम F विद एरो लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हम मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं
प्लस हम इसकी डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। और जब हम एफ एरो के आगे मॉड लगा देते हैं तब हम केवल इसकी डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब हम एफ के साथ एरो लगाते हैं तब हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, लेकिन जब हम एफ एरो के साथ मॉड लगा देते हैं तब हम केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की नहीं। ये हेल्प करेगा हमें आने वाले जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में। तब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको विजिबिलिटी ज्यादा हो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लेते हैं लेट force by man 1 be 30 Newton and force by man 2 be 50 Newton. So find the F net, that is net force. ये आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। So a block is here and let the force be 5 newtons and 5 Newton, 80 Newton, let it be 80 Newton. Yes, 80 Newton would be correct. 80 Newton, and here it would be 10 Newton and 50 Newton. तो आप लोगों ने किया, तो आंसर आप अब मैच करिएगा मेरे साथ। तो अब हमें F नेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इधर 30 न्यूटन है और इधर 50 न्यूटन है। अब हमें पहले मैग्नीट्यूड के बारे में जानना होगा, तो हम पहले लिखेंगे F नेट का मैग्नीट्यूड, मॉड लगा इसका मतलब मैग्नीट्यूड। अब बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। आप यहाँ पे 30 माइनस 50 मत कीजिएगा क्योंकि आसान रहता है, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर लाने की हैबिट है, तो हम उसी हैबिट के अनुसार चलेंगे। अब हमें डायरेक्शन के बारे में बात करनी है, तो अगर हम जब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम मॉड नहीं लगाते हैं। अब हमारा मानना है कि जब हम राइट साइड चलते हैं तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, और जब लेफ्ट साइड चलते हैं या लेफ्ट साइड फोर्स होती है तो हम नेगेटिव करते हैं। अब इसमें 50 इज ग्रेटर दैन 30, देयरफॉर जो फोर्स होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, तो उसे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। सो द फोर्स हियर विल बी माइनस 20 न्यूटन। और ये जो माइनस है ये यहाँ पे क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स नेगेटिव नहीं है, जो फोर्स की हमने डायरेक्शन ली है वो नेगेटिव है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। तब तक मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द नेट फोर्स। ओके, पॉज कर लीजिए वीडियो को, एक बार ट्राई कीजिए आप। अब चलिए मैं करता हूं और आप आंसर्स मिलाएंगे। एक बार ट्राई आप जरूर करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद ही आप ये देखेंगे, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है अंडरस्टैंडिंग में। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब हमने देखा कि यहाँ पे तो काफी सारी फोर्सेज हैं, 10, 50 एंड 5, 80। अब इतनी सारी फोर्सेज है तो हम इसका डायग्राम थोड़ा अपने हिसाब से बनाएंगे, चेंज करेंगे। एक वैसे ही ब्लॉक लेते हैं और इधर की सारे फोर्सेस का लेफ्ट साइड की का समेशन ले लेते हैं। समेशन मतलब ऐड कर देते हैं, तो इधर आएगा कितना, 90 न्यूटन, और इधर आएगा 60 न्यूटन। तो अब ये क्वेश्चन हमारा ऊपर वाले की तरह ही बन गया है, तो हमें पता चल गया कि एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना है, 90 माइनस 60 एंड दैट इज 30 न्यूटन। अब डायरेक्शन के साथ जब बात करेंगे तो एफ नेट में मॉड नहीं लगाएंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर साइड फोर्स ज्यादा है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट टू राइट क्या हम लेते हैं, पॉजिटिव, तो इधर आएगा प्लस 30 न्यूटन। देयरफॉर आंसर इज प्लस 30 न्यूटन, और क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर था माइनस 20 न्यूटन। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब वीडियो को आप पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। पहले 2 क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट करिए, देखिए, और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो आपने अभी तक कर लिया होगा, अब मैं करता हूं क्वेश्चन को। अ मैन इज पुशिंग अ ब्लॉक विच इज जस्ट अबाउट टू मूव, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, फाइंड द फोर्स बाय मैन व्हेन फ्रिक्शन इज 25 न्यूटन। तो हमने ऐसे केस पहले भी किए हैं, तो इधर लगता है फोर्स बाय मैन और इधर लगता है फ्रिक्शन। यहाँ पे कंडीशन दी है दैट इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। अब ये कंडीशन तो हमने पढ़ी हुई है, कहाँ पढ़ी थी देखते हैं,
हाँ, केस नंबर 2 में। और इस कंडीशन में क्या लगता है, फोर्स बाय मैन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वही हम यहाँ एप्लीकेबल होगा। तो हम लिखेंगे फोर्स बाय मैन इज इक्वल टू फोर्स बाय फ्रिक्शन एंड दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन। सो द फोर्स बाय मैन इज इक्वल टू 25 न्यूटन। अब ये आया है 2014 में ICSE में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में ही आ जाता है आपका क्वेश्चन, और डायरेक्ट अगर किसी को इसका आंसर पता होगा या इसकी कंडीशन पता होगी तो वो इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकता है। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ओ, इसमें मैंने फोर्सेस नहीं लिखे, तो चलो फोर्सेस लिख देता हूँ। फोर्सेस X, here force is 10 Newton, 7.5 Newton, and here the forces are 1.5 Newton and 9 Newton। एक बार आप ट्राई कीजिए। अब इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ, एक साइड की फोर्सेस का समेशन लेंगे। समेशन करके क्या आया, x प्लस 17.5 न्यूटन और इधर आया 10.5 न्यूटन। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, F नेट। अब हमें डायरेक्शन के बारे में पता नहीं, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि कहाँ फोर्स ज़्यादा है कहाँ कम है, तो हम डायरेक्ट F नेट लिखेंगे। तो लिखते हैं x प्लस 17.5 माइनस 10.5 इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस and this is 17 and okay this is 10.5 plus 7 and the F net here is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन, तो x is equal to -7 न्यूटन। अब हमेशा आंसर प्लस में आ रहा था क्या, नहीं माइनस में आ रहा था। और यहाँ माइनस क्या सिग्निफाई करता है, माइनस सिग्निफाई करता है द डायरेक्शन। तो माइनस कब आता है, जब हम लेफ्ट की बात करते हैं कि फोर्स जब राइट टू लेफ्ट लग रहा होता है तब हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने दिया था कि फोर्स इज लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब हमें पता चल गया कि x की जो हमने ये दिया था ये रॉन्ग है। जो x फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, राइट टू लेफ्ट, तभी तो ये बैलेंस्ड कंडीशन होगी। अगर यहाँ पे x और ऐड हो जाएगा तो 17.5 प्लस कुछ और भी हो जाएगा, तो बॉडी मूव करने लगेगी वेयर, इन द राइट डायरेक्शन। जब x हमारा -7 हो गया, इसका मतलब अब वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, कहाँ, यहाँ पे 7 न्यूटन। तो अब ये फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस्ड होगी, दोनों तरफ 17.5 की फोर्स लग रही है और दोनों तरफ फोर्सेस बैलेंस्ड हुई। तो बैलेंस्ड कंडीशन को क्या किया इसने, सेटिस्फाई किया। और ये बैलेंस्ड कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, इधर पढ़ी थी। बैलेंस्ड फोर्स की क्या कंडीशन होती है, if the resultant of the forces acting on a body is 0 then it is called balanced force or balanced force condition। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है फोर्स के बारे में, फोर्स कहते किसे हैं, एक्चुअली में फोर्स होती क्या है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं और फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये सब आपकी बुक्स के ही क्वेश्चन थे, कंसाइज के थे, और इनमें से एक ICSE के प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ था प्रीवियस ईयर ICSE में। तो मुझे लगता है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फोर्स के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है तो वो कैसा मोशन प्रोड्यूस करती है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और वो 1 मार्क्स का आता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे उनमें वही अंडरस्टैंडिंग से हम क्वेश्चन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ऑल द बेस्ट।